आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन गई, एक चुनावी मुद्दा बन गई, और इसने कला और राजनीति के बीच की उस धुंधली लकीर को और भी गहरा कर दिया। आइए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे मामले के सेंटर में है। क्या सिनेमा का जादू इतना ताकतवर हो सकता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजों पर असर डाल दे? सोचिए, इसी एक सवाल ने भारत में कितनी बड़ी बहस छेड़ दी थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले हमें भारत में बॉलीवुड की ताकत को समझना होगा। देखिए, यहां सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ऐसी पावर है जो लोगों की सोच बनाती है, ट्रेंड सेट करती है, और एक तरह से कहें तो पूरे देश की नब्ज से जुड़ी है। और ये बात इस विवाद की जड़ है। आलोचकों का यही तर्क था कि भाई, एक ऐसे देश में जहां लोग फिल्मों को सच मान लेते हैं, वहां एक इतने पावरफुल नेता पर बनी फिल्म का असर बहुत गहरा हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां जानकारी के सोर्स कम हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। फिल्म की रिलीज और देश के आम चुनाव के बीच बस कुछ ही दिनों का फासला था, और यही टाइमिंग विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करार दिया। और बस यहीं से शुरू हुई असली बहस। क्या ये फिल्म एक आर्टिस्ट का अपना काम थी, एक कलाकृति थी, या फिर ये सत्ता में बैठी पार्टी के लिए एक बहुत चालाकी से तैयार किया गया प्रोपेगेंडा था? चलिए दोनों तरफ की दलीलें देखते हैं। तो देखिए, दो खेमे थे बिल्कुल साफ। एक तरफ विपक्षी पार्टियां कह रही थीं कि ये तो खुला प्रोपेगेंडा है, चुनाव के नियमों का सीधा उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म बनाने वालों का कहना था कि भाई, हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ये फिल्म हमने अपने पैसों से बनाई है और ये हमारी कलात्मक आजादी है। लेकिन बात सिर्फ टाइमिंग की नहीं थी। फिल्म में दिखाए गए फैक्ट्स पर भी सवाल उठे। आलोचकों और यहां तक कि खुद मोदी के जीवन पर लिखने वाले बायोग्राफर्स ने भी कहा कि फिल्म में ऐतिहासिक गलतियां हैं। उनका कहना था कि कुछ सीन सिर्फ एक हीरो वाली इमेज बनाने के लिए बदले गए हैं, जैसे गुजरात दंगों पर उनका रिएक्शन, या फिर एक पूरी तरह से मनगढ़ंत एक्शन सीन। मोदी के एक बायोग्राफर का यह बयान इसी बात को और पक्का करता है। मतलब फिल्म का फोकस सच दिखाने पर कम और एक आदर्श छवि बनाने पर ज्यादा था, जो किसी भी बायोपिक के लिए एक चिंता की बात है। तो जब ये पूरा विवाद गरमाया हुआ था, तब मैदान में एंट्री होती है देश के चुनावी अंपायर की, यानी भारत का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का फैसला एकदम क्लियर और निर्णायक था। उनका तर्क था कि चुनाव के दौरान सभी पार्टियों को एक बराबर का मौका मिलना चाहिए, जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, और आयोग को लगा कि यह फिल्म उस बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म पर ऑफिशियल बैन लग गया। इसे तब तक रिलीज नहीं किया जा सका जब तक कि देश में वोटिंग खत्म नहीं हो गई। ये कला और चुनावी राजनीति की टक्कर का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर भी सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि यह बैन सिलेक्टिव था, मतलब सिर्फ इसी फिल्म को क्यों रोका गया जबकि उसी दौरान दूसरी पॉलिटिकल फिल्मों को रिलीज होने दिया गया था। इस बात ने बहस को और हवा दे दी। खैर, चुनाव खत्म हुए, फिल्म भी आखिरकार रिलीज हो गई, और अब बारी थी क्रिटिक्स की। और यकीन मानिए, उनके रिएक्शन ने इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। फिल्म के रिव्यूज में एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ, हैगियोग्राफी। इसका सीधा सा मतलब होता है एक ऐसी जीवनी लिखना जिसमें आप हीरो की सिर्फ तारीफ करें, उसकी पूजा करें, कोई आलोचना ना हो। क्रिटिक्स का साफ कहना था कि यह एक निष्पक्ष कहानी कम और गुणगान ज्यादा थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर। मशहूर रिव्यू वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को मिला 0%। मतलब एक भी बड़े क्रिटिक ने इसे हरी झंडी नहीं दी। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जानी मानी क्रिटिक ने तो साफ साफ लिखा कि यह सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, ये तो बिना किसी शर्म के किया गया एक गुणगान है। द हिंदू के क्रिटिक ने तो इसे और भी तीखे शब्दों में एक चापलूसी भरा प्रेम पत्र कह दिया। उन्होंने लिखा कि फिल्म हकीकत से इतनी दूर है कि लगता है जैसे असल जिंदगी ही इसकी पैरोडी है। और ये वाली बात शायद आज के डिजिटल दौर में सबसे सटीक बैठती है। समीक्षक ने इसकी तुलना एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से कर दी। मतलब एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करने वाले कर ही लेंगे, भले ही सच कुछ भी हो। क्या कमाल की तुलना है। तो आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ एक फिल्म, एक चुनाव या एक नेता का नहीं है। इसने कला, राजनीति और लोकतंत्र को लेकर कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं, जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या इस तरह के बैन लगाने से सच में चुनाव निष्पक्ष हो जाते हैं,
या फिर इससे बस उन लोगों को फायदा होता है जो पहले से ही फेमस है, जबकि नई आवाजों को मौका ही नहीं मिलता? और फिर आता है ये सवाल, जो लोकतंत्र के दो सबसे जरूरी पिलर्स के बीच की टक्कर है। एक तरफ है फ्री और फेयर इलेक्शन और दूसरी तरफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक को बचाने के लिए दूसरे पर कहां तक लगाम लगाई जा सकती है, ये एक बहुत मुश्किल नैतिक सवाल है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आज के इस दौर में जहां हर तरफ से जानकारी और गलत जानकारी की बाढ़ आई हुई है, वहां सच और झूठ में फर्क करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या सरकार की कि वो हमें प्रोपेगेंडा से बचाए, या फिर एक नागरिक होने के नाते ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम सही गलत को परखना सीखें? इस पर जरूर सोचिएगा।